नमस्कार साथियों। सामाजिक न्याय मंच, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के साथियों का एक बार फिर से आभार कि उन्होंने आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। आज डॉक्टर अम्बेडकर का बुद्धिस्ट शब्दावली में कहें तो महापरिनिर्वाण दिवस है और आज के दिन हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं। आज वो दिन है जब डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन हम लोग उस अम्बेडकर को जानते हैं जिसने साफ तौर पर ये बात बहुत दमदारी से, बहुत दावेदारी से कही थी कि व्यक्ति पूजा गुनाह है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर उस दौर में थे जब व्यक्ति पूजा बहुत चरम पर थी। व्यक्तियों को विचारों के ऊपर बहुत अहम माना जा रहा था। तो हम उस डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं जो अपने विचारों के जरिए, अपनी संघर्षों के जरिए आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं और हर मुश्किल दौर में हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। तो ऐसे वक्त में आज के दिन को हम एक ऐसे जरिए के रूप में याद कर रहे हैं जब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग, एक ऐसा वक्त है जब डॉक्टर अम्बेडकर लाखों रुपए खर्च किए जाने के साथ सरकार के द्वारा वैचारिक तौर पर विनष्ट किए जाने की साजिश के शिकार हो रहे हैं। ऐसे दौर में जब जिस जगह बैठकर मैं आपसे लाइव बातचीत कर रहा हूं, दिल्ली में, इस जगह से बमुश्किल 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर किसान दिल्ली आने वाले 3 प्रमुख सड़कों पर बैठे हुए हैं। कई दौर की बातचीत जो विफल हो चुकी है, उस विफल बातचीत के बाद भी किसानों ने अपने संघर्ष को, अपनी लड़ाई को जारी रखा है। तो सबसे पहले उन किसानों को, उन संघर्षशील किसानों को सैल्यूट करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि किसानों का साथ दीजिए। एक बड़े विचारक की अहमियत क्या होती है, उसे हम नेता कह लें, उसे हम दार्शनिक कह लें, उसे हम विचारक कह लें, उसे हम सामाजिक कार्यकर्ता कह लें, तो उसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि वह कितने मुश्किल दौर में किन किन सवालों के दरमियान अपने विचारों के जरिए प्रासंगिक हो उठता है। डॉक्टर अम्बेडकर फूले, पेरियार, लोहिया, ऐसे तमाम नायकों के साथ उन अग्रिम पंक्तियों में शामिल मिलेंगे जो हर दौर के मुश्किल सवालातों के बीच प्रासंगिक हो उठते हैं। आसान भाषा में कहूं तो हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में हमारी पीढ़ी के लोग, हमारी पीढ़ी के युवाओं को उनके अतीत से, उनके इतिहास से काटा जा रहा है। उन्हें नहीं पता कि शोषण का इतिहास कैसा है, किस तरह की चीजें कैसी हैं। वैसे दौर में जब हमने नागरिकता कानून में संशोधन की चीजों को देखा, तो उस समय जो अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा हुआ, उसके भी प्रमुख पोस्टर बॉय थे डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान को लेकर के जब भी कोई बहस होती है, तब डॉक्टर अम्बेडकर बेहतर याद आते हैं।
और आज ऐसे दौर में जब किसान आजाद भारत के कुछ चंद बड़े किसान आंदोलन हुए होंगे, उनमें से एक जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, उस दौर में भी डॉक्टर अंबेडकर प्रासंगिक हो उठे हैं। एक ऐसे वक्त में जब इस देश के बहुत बड़े इलाके में खेती और किसानी बर्बाद की जा चुकी है, मजदूरों और श्रमिकों के हक, उनकी मेहनत की जो अदायगी होनी चाहिए थी, वो सब लूट खसोट की भेंट जा रही है। ऐसे दौर में जब नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया है कि आप वोट दे रहे हैं ताकि चुनी हुई सरकार आपके हित में फैसले ले, आपके हित में कानून बनाए, लेकिन वह दौर ऐसा आ गया है कि पिछले 2-3 दशकों से जो काम चल रहा था वो अब अपने उफान पर है। वो काम क्या है कि वोट लिया जाएगा जनता का, आम गरीब किसान मजदूर श्रमिकों का, लेकिन नियम कानून और नीतियां किसके अनुसार बनाई जाएंगी? बड़े बड़े उद्योगपतियों का। उद्योगपति मतलब समझते हैं ना, जैसे एक जमाने में गांव में जमींदार हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी। और उस जमाने में जब जमीनें ज्यादा होने का मतलब यह था कि सबसे ज्यादा पैसा उनके पास था। वैसे ही आज जब इस देश की अर्थव्यवस्था -23 तक जा चुकी हो, भले ही उसका ठीकरा एक महामारी पर फोड़ा जा रहा हो, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मुनाफा, जिनकी आमदनी कई 100 गुना बढ़ती जा रही है। उन्हें हम अपने वक्तव्यों में किन नामों से कहते हैं? अंबानी, अडानी, टाटा बिरला एक जमाने में कहा जाता था। तो आज किस दौर में हम जी रहे हैं कि सारी नीतियां उन बड़े लोगों, उन पूंजीपतियों, उन उद्योगपतियों, अमीर लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। तो ये जो 3 किसानों के हित में दावा किए जाने वाले 3 कानून आए हैं, इनमें भी दावा ये किया जा रहा है कि ये किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला देंगे। 70 साल में किसानों को जो नहीं मिला वो इससे मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ी बात इस पे करेंगे कि 3 मजदूरों से जुड़े हुए, श्रमिकों से जुड़े हुए बिल संसद में किसानों के बिल के बाद या उसी के आसपास पेश किए गए, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि मजदूरों और किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी बहुत क्रांतिकारी जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और भूलना नहीं चाहिए, बार बार इस बात को कहना चाहिए कि तीसरा है वो एक कानून, एक बिल, एक अध्यादेश, एक प्रस्ताव आया जो पास किया जा चुका है, नई शिक्षा नीति का। तो ये 3 चीजें हैं। अब चूंकि आज का विषय जो मुझे दिया गया वो किसानों और श्रमिकों की सवाल और डॉक्टर अंबेडकर है, तो मैं नई शिक्षा नीति का जिक्र करके आपको छोड़े जा रहा हूं कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो इन चीजों को सोचिए, पढ़िए। जो अखबार दिन रात जहर आपके घरों में पहुंचा रहे हैं ना, रोज सुबह सुबह जो टीवी चैनल 24 घंटे जहर फैला रहे हैं ना आपके घरों में, थोड़ी देर के लिए उसको बंद करिए, हकीकत में पढ़िए कि नई शिक्षा नीति से कैसे स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक उन्हीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया है। ऐसा नहीं कि अभी कोशिश की जा रही है या अभी उसकी प्लानिंग की जा रही है, नहीं, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक अगले 5, 10 साल, 15 साल में देखिएगा उन्हीं उद्योगपतियों के हाथों में बिक जाएंगे और आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। क्योंकि आज आपके बच्चों को शिक्षा मिल जाया करती है ना थोड़ी बहुत, कि सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय है। नई शिक्षा नीति वो सब खत्म करके प्राइवेट स्कूल और विश्वविद्यालय बना रही। तो इसको विचार करिएगा, इस सवाल को यहीं छोड़ रहा हूं। आपकी जेब में लाख रुपए नहीं होंगे तो आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आइए अब मजदूरों और श्रमिकों पर बात करें डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से। तो अपने वक्तव्य की शुरुआत में जो मैंने सैल्यूट किया था, आपसे भी ये कह रहा हूं कि केवल औपचारिकता न रह जाए कि किसान लड़ रहा हो तो छात्र न बोले, शिक्षक न बोले, डॉक्टर इंजीनियर न बोले। हम सबका बुनियाद, हम सबकी जड़ें किसानी में है
और किसानी श्रमजील, श्रमजीवी, श्रमगार, कामगार जातियों से हम लोग आते हैं। तो हमारे पुरखों ने जितनी कुर्बानियां दी ताकि हम धीरे धीरे जो बर्बाद होती जा रही किसानी थी उस पर खुद बर्बाद ना हो, क्योंकि एक जमाने में किसानी बर्बाद रही है। मैं उदाहरणों के जरिए डॉक्टर अम्बेडकर के सवालों पर भी आऊंगा और डॉक्टर अम्बेडकर कैसे ये कह रहे थे कि छोटी जोत के किसान किस तरह बर्बाद हो रहे हैं। तो कृषि ऋण से लेकर के पट्टेदारी की खेती, राष्ट्र पूरी खेती को अपने अंडर में ले, यानी राष्ट्रीय उद्योग बने खेती, वो निजी न रहे। डॉक्टर अम्बेडकर क्यों ये बातें कह रहे थे, ये अपने वक्त में आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। तो मैं भी बिंदुवार चीजों को आपके सामने रेखांकित कर रहा हूं कि हम लोग किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और वक्त चूंकि कम होता है तो हो सकता है मैं बहुत विस्तार में न बात कर पाऊं, लेकिन इन बिंदुओं को आप अगर एक सूत्र में पिरोएंगे तो आप ये देखेंगे कि कृषि में जो आज संकट है वो संकट कैसा है कि आज इस किसान आंदोलन को यह कहा जा रहा है कि यह किसान आंदोलन केवल हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह नहीं है। किसान पूरे देश के आंदोलित हैं। फर्क क्या है कि जैसे विश्वविद्यालयों पर कोई हमला होता है ना, तो वे विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा मुखर होकर लड़ लेते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के हम लोग हैं तो शिक्षक आंदोलन यहां दिखता है, क्योंकि देश के बाकी विश्वविद्यालयों को इस हद तक बर्बाद कर दिया गया है, वहां ट्रेड यूनियन खत्म कर दी गई है कि वहां शिक्षक लड़ ही नहीं पाता। स्कूलों को बर्बाद कर दिया, कंपनियों को बेच दिया, तो वहां लोगों को कमजोर कर दिया गया है, संगठनों को कमजोर कर दिया गया है, लोगों को कमजोर कर दिया गया। तो वहां आंदोलन नहीं दिख पाते। छात्र आंदोलन होता है तो कुछ कैंपसेस में होता है। वैसे ही जिन इलाकों की किसानी, खेती पूरी तरह बर्बाद की जा चुकी है, वहां किसान आंदोलन उतनी मजबूती से नहीं दिख पा रहा है। जहां थोड़ी बहुत बची है वहां वो लोग लड़ रहे हैं। अब वो लड़ क्यों रहे हैं, बहुत संक्षेप में 3 किसान कानूनों को, जिसको कई बुद्धिजीवियों ने बहुत आसानी से समझाया। एक किसान कानून क्या कह रहा है, उसको आसान भाषा में किसान नेताओं ने क्या कहा कि वह किसान कानून मंडी तोड़ो और एमएसपी छोड़ो कानून कहा। यानी एक किसान कानून ऐसा लाया गया है जिसमें सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी और एमएसपी यानी एपीएमसी जो मंडियों को कहा जाता है, और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक किसान की लागत होती है ना, श्रम की लागत, उसकी पूंजी की लागत और इन सारी चीजों को मिलाकर वो फसल बेचता है। तो ये कहा जाता है सरकार एक संरक्षण देती है कि इससे कम में इसको न बेचा जाए, यानी किसान को इसका मुनाफा लाभ मिल सके कि उसके श्रम की लागत निकल आए, उसकी पूंजी की लागत निकल आए। याद रखिएगा, देवेंद्र शर्मा एक कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि क्या किसानों को जैसे कर्मचारियों को 108 प्रकार के डीए मिलते हैं, शिक्षकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफेसरों का वेतन 1950 में जब भारत आजाद हुआ था तब से लेकर 6-7 दशकों में 150 से 200 गुना बढ़ गया। और किसानों का जो लागत मिलती है, जो मुनाफा कह लीजिए, उसे मुनाफा कहना तो नहीं चाहिए, उनके श्रम की लागत, उनकी पूंजी की लागत जो मिलती है वो 6-7 दशकों में कितनी बढ़ी है पता है? केवल 37%, 30-7। तो कर्मचारियों के वेतन इतने बढ़े, किसानी का वेतन इतना बढ़ा। और जो 108 प्रकार के डीए मिलते हैं उनमें से किसानों को डीए हुए नहीं मिलता, हमारे कर्मचारियों को 108 प्रकार की छूटें पूंजी के रूप में, उनके वेतन के रूप में, भत्ते के रूप में मिलती हैं। तो एक किसान विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि किसान को क्या मिलता है? केवल श्रम की लागत और पूंजी की लागत का, बाकी किसानी क्यों नहीं? तो इसका मॉडल उन्होंने समझाया कि आपकी किसानी का मॉडल यह है कि किसानी लगातार बर्बाद होती रहे और लोग किसान से मजदूर बने। याद करिए प्रेमचंद की पूस की रात का हल्कू, गोदान का होरी, जो अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। आज के होरी, आज के हल्कू इस देश में 90% से ज्यादा तो बर्बाद हो गए, उनकी किसानी चौपट हो गई। छोटी जोत जहां है, कम खेती जहां है, उन जगहों पर खेती में अब किसानी में कुछ बचा नहीं है, तो वहां आंदोलन नहीं दिख रहे हैं। तो जहां बचा था वहां क्यों बचा था? वहां हरित क्रांति का लाभ मिला था, जोतें बड़ी बड़ी थीं, विज्ञान और तकनीक का पहुंच वहां तक हो गई, तो हरियाणा और पंजाब, महाराष्ट्र, इन जगहों के किसान थोड़े मजबूत रहे। किसानी में भी एक ओवरलैपिंग है, इस पर कभी विस्तार में फिर से बात होगी।
तो वहां वो लोग लड़ रहे हैं। तो इस कानून ने क्या किया, एमएसपी खत्म कर दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और दूसरी तरफ सरकारी मंडी जो सुरक्षा देती थी, किसानों को संरक्षण देती थी। जो पहला कानून क्या कहा कि सरकारी मंडी खत्म, एमएसपी छोड़ो। दूसरे कानून के जरिए क्या कहा गया है, जमाखोरी कालाबाजारी बढ़ाओ। और यहां से वो निजी कंपनियां, एमएसपी और मंडी खत्म करने की बात में क्या कहा गया कि जो प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी तो एक सरकारी मंडी होगी, बगल में एक प्राइवेट मंडी खुल जाएगी। तो दावा यह किया जा रहा है कि जो गंगा जल से पवित्र किसान कानून है, किसानों की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव लाने वाला दावा जो किया जा रहा है, इसमें होगा क्या, जैसे सरकारी स्कूल शुरू में बंद नहीं किए गए थे, प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए। तो जिसके जितना दम, जेब में पूंजी, सामाजिक पृष्ठभूमि, गरीब किसान, कमजोर, मजलूम, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए। और जिनके सक्षम लोग हैं, जिनके परिवार सक्षम है, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी प्राइवेट स्कूलों में। ऐसे ही सरकारी अस्पताल में किनका इलाज होता है, तो सरकारी अस्पताल बंद नहीं किए गए, इतना कमजोर कर दिया गया कि प्राइवेट अस्पताल बगल में लाखों लाख रुपए में शरीर का कोई अंग खराब हो बदल दिए। किसान क्या कहना है कि ये प्राइवेट मंडियां आप ले आ रहे हैं, ये सरकारी मंडियों को बर्बाद कर देगा। तो दूसरे कानून में कहा गया कि जमाखोरी बढ़ाने का कानून छोड़ दिया गया, लागू कर दिया गया कि जितने एसेंशियल नीड्स के, जो एसेंशियल नीड्स क्या होती है, मतलब जो रोजमर्रा की जरूरतें हर इंसान की जरूरत है, उसका लिस्ट गवर्नमेंट बनाती है कि इनकी जमाखोरी नहीं की जा सकती, इनकी कालाबाजारी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वस्तुएं प्याज है, नमक है, तेल है, दाल है, इन सब की जरूरत सबको होती है। तो अब इसको छूट दे दिया गया कि जितने भी व्यापारी हैं वो इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी कर सकते हैं। और तीसरा कानून क्या कहा गया, कारपोरेट खेती का। और कारपोरेट खेती का मतलब समझते हैं, आपकी खेती को एक प्राइवेट फर्म अपने प्रभाव में ले लेगी। आपको क्या उपजाना है, कितना उपजाना है, कैसा उपजाना है, उस उपज का कैसा मूल्य होगा, हम कितना रेट उसको देंगे किसान को, यह सब तय करेंगे अब बड़े बड़े उद्योगपति। ये 3 किसान कानून है। मजदूरों के कानून में क्या किया गया कि 300 से कम श्रमिक जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां श्रमिकों के पास कोई हक नहीं होगा कि वो कैसे काम के घंटे तय हो, उनको न्यूनतम वेतन कितना मिले, मिनिमम वेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि एक मजदूर का दिन भर का श्रम का मूल्य कितना मिलेगा। तो किसान कानूनों में बदलाव कर दिया गया कि कोई ट्रेड यूनियन आप नहीं बना सकते, यानी किसान श्रमिक कोई संगठन नहीं बना सकते जिनसे वो आंदोलन कर सके। श्रमिक कोई संगठन नहीं बना सकते कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से या अपने उद्योगपति से, अपनी कंपनी से लड़ सकें। अगर कोई कंपनी, अगर कोई श्रमिक के साथ अन्याय कर रही है तो उसके खिलाफ वो लड़ ले, वो सब बंद कर दिया गया। किसानों को मिनिमम वेज कितना दिया जाएगा वो कारपोरेट हाथों में दे दिया गया। तो हर तरह से श्रमिकों को भी 3 श्रमिक कानूनों के जरिए बर्बाद कर दिया गया है। ध्यान करिएगा, जिस समय पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही थी, इस देश की सरकार किसान, मजदूर, छात्र, शिक्षक और गरीबों से लड़ रही है। अब आइए अपने विषय पर आते हैं। ये चल रहा है, ये 3 तरह के श्रमिक कानून और 3 तरह के कृषक कानून जो लाए गए हैं, जो साफ तौर पर, आसान भाषा में कहें तो बताएं, आपकी खेत पर आपका हक नहीं रह गया, आपकी फसल पर आपको रेट तय करने का या उसको कितना लागत मिलेगी इसका आपका हक नहीं रह गया। यह हक किसका हो गया, पूंजीपति का, उद्योगपति का, बड़े बड़े लोगों का, अमीरों का, जिसकी कंपनियां बड़ी बड़ी आएंगी और वो खेती करवाएंगी, वो फसलों का उचित दाम खरीदेंगी और तमाम चीजें करेंगी। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, इन 3 लोगों को ही अभी दृश्य में रखिए। बात करनी अंबेडकर पर तो फूले और पेरियार का केवल जिक्र कर रहा हूं। फूले बार बार ये कहते थे कि यह देश श्रमिकों और किसानों का है। ज्योतिबा फूले ने एक पतली सी किताब लिखी है, मिले तो जरूर पढ़िएगा, किसान का कोड़ा। ध्यान से समझिए, किसान का कोड़ा। 150 साल पहले की बात है। तब किसानी की हालत कैसी रही होगी, इतनी बर्बाद तो नहीं रहेंगे। हाँ, गरीब किसान, दलितों के पास तो आज भी जमीनें नहीं है
अति पिछड़ों के पास आज भी जमीनें नहीं है। तो ऐसा नहीं कि किसान कोई एक आइडेंटिटी है, सारे किसान एक जैसे हैं, सबके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है। हमारे गांव में किनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, हमारे गांव में किसके खेत में जोत सबसे ज्यादा है, ये सब सवाल है जिसको ध्यान में रखिएगा। बावजूद इसके चूंकि एक बड़ा फ्रेम है, तो हम इस सवाल को इस रूप में लेते हैं कि हम किसानी परेशान है, जबकि किसानों में छोटे किसान, दलित किसान, आदिवासी किसान, अति पिछड़े किसान, पिछड़े किसान, पसमानदा, इनकी किसानी की हालत और बुरी है। ये अलग एक बात है जिसको ध्यान में रखना। तो किसान का कोड़ा के जरिए ज्योतिबा फूले जो सवाल उठाते हैं, पेरियार अपने लगातार कुडी अरसू नामक जो पत्र था उसके संपादकीय में दक्षिण भारत की किसानी में लगातार एक विमर्श खड़ा करते थे। और वो विमर्श ये था कि उस विमर्श के जरिए कोशिश पेरियार ये कर रहे थे कि हम इस बात को समझ सकें कि कैसे इस देश में किसानी चौपट की जा रही है। यह बात एक बहुत गंभीर है समझने की। तो फूले को भी याद करिए, पेरियार को भी याद करिए, और एक सवाल अपने पाठ्यक्रम से, अपने समाज से जरूर पूछिए कि ये सारे लोग दलितों पिछड़ों के नेता क्यों रहे। जब इन्होंने किसानों और श्रमिकों की बात की है, मिल मजदूरों के बीच में जाकर फूले पर्चा बांटते थे, पेरियार उनके संघर्षों को लिख रहे थे, उनको संघर्षों को आवाज उठा रहे थे। यानी सामाजिक न्याय का संघर्ष मूलतः किसानों और श्रमिकों का, भूमिहीनों का संघर्ष है, वंचितों शोषितों का संघर्ष है। अब आइए अम्बेडकर के जरिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ किताबें आपको अपनी आदत के मुताबिक बताऊंगा जो आपको पढ़नी चाहिए। किशन पटनायक समाजवादी विचारक रहे, उनकी एक किताब बड़ी अच्छी सी आई है, राजकमल प्रकाशन लोकवाणी से है, किसान आंदोलन दशा और दिशा। तो ये किताब किशन पटनायक की, ये आपको पढ़नी चाहिए। कुछ उदाहरण इसके हैं, लेकिन वक्त बहुत, विषय चूंकि बहुत बड़ा, तो मैं इस पे भी नहीं जा रहा हूं। इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए, किशन पटनायक की, ये एक चीज बता रहा हूं। गुलामगिरी में भी कई कुछ चीजें मिलेंगी और ज्योतिबा फूले की राइटिंग में मिलेंगी, जहां वो किसानों की बात कर रहे हैं, किसान का कोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर, दो चीजों से मैं रेफरेंस ले रहा हूं। कुछ रेफरेंस क्रिस्टोफ जेफरले की जो किताब है भीमराव अंबेडकर, उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की क्या समझदारी थी। डॉक्टर अंबेडकर केवल जाति के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे कि जाति उन्मूलन की लड़ाई केवल अंबेडकर का सवाल जाति का सवाल था। ये तो एलीट अपर क्लास अपर कास्ट एकेडमिया ने समझा दिया। हिंदी में बोलूं तो पंडित जी लोग, प्रोफेसर लोग, शिक्षक लोग जो सिलेबस बनाते थे ना, वो सारे एक ही जाति के लोग हुआ करते थे लंबे वक्त तक इस समाज में। तो वो उन सारे लोगों ने सिलेबस में ये कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता थे, डॉक्टर अंबेडकर केवल जाति जाति करते थे, फूले केवल जाति के खिलाफ लिखते थे, पेरियार केवल जाति के खिलाफ। ऐसा नहीं है। इन सभी विचारकों के पास किसानों, श्रमिकों, मजदूरों पर विजन है। फूले और पेरियार का बताया, अंबेडकर का सुनिए। धनंजय कीर की जीवनी है। इस जीवनी की पृष्ठ संख्या 123 पर किसान मजदूर कल्याण और शिक्षा प्रसार। मिथ को तोड़िएगा जो दिमाग में बना हुआ है। डॉक्टर, अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग के हैं तो जरा आपने एक परत उतार कर देखिएगा अम्बेडकर को लेकर आपके मन में क्या सोच है और क्या दृष्टि बनाई गई है कि अम्बेडकर केवल दलितों के नेता हैं, ये हैं वो हैं। नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। अम्बेडकर शिक्षा पर लिखते हैं, फिर कभी उस पर बात होगी। मजदूर और किसान पर अम्बेडकर क्या लिखते हैं, और ये पूरा प्रकरण मैं कुछ संकेत बता रहा हूं जिसको आपको विस्तार में समझना चाहिए। 1925 के आसपास से शुरू है डॉक्टर अंबेडकर का, और 1945 से 55 तक आता है। पहला प्रसंग मिलता है बॉम्बे असेंबली में 1928 के आसपास, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और इसने जब शिक्षा के प्रस्ताव पर तमाम चीजें बनाई कि कैसे शिक्षा एक दलित को भी मिले, एक अछूत को भी मिले, एक पिछड़े को भी मिले, तो केवल अंबेडकर दलितों के नेता हुए? नहीं, शिक्षा वाले प्रसंग को ध्यान से समझिएगा। और 1928 से लेकर 1929 तक एक प्रकरण आया था जो मैं डॉक्टर अंबेडकर वांग्मय भाग 3, भाग 2 में भी किसानी को लेकर के वो बात है। अच्छा, पहले भाग 2 वाली बात कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। अंबेडकर का विचार क्या है? 2-3 विचार हैं, आसान भाषा में आपको बता देता हूं संपूर्ण वांग्मय भाग 2 से। पहला विचार और क्रांतिकारी विचार अंबेडकर का किसानी को लेकर यह है कि इस देश में खेती राज्य के संरक्षण में होनी चाहिए, राष्ट्रीय उद्योग हो खेती। इसका मतलब क्या है?
आपने सुना है कभी? गांधी को ट्रस्टीशिप का जनक माना जाता है, गांधी को गांव को मजबूत करने वाला जनक माना जाता है। गांधी कहते थे कि गांव मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा, भारत गांव में बसता है, तमाम चीजें। उसको बड़ा ग्लैमराइज किया गया कि गांधी किस तरह गांवों की बात करते हैं। अंबेडकर खेती को राष्ट्रीय उद्योग, कुल बजट, पूरे देश का जो कुल बजट है उसका आधे से ज्यादा खेती पर खर्च करना, ट्रस्टीशिप के जरिए गांव का सामूहिक सामुदायिक खेती की बात करना, यानी सबका खेत होगा, सब लोग उसमें श्रम करेंगे और सबको उनकी जरूरत का हिस्सा मिलेगा। कोऑपरेटिव खेती, सहकारी खेती, बाद में जो कुछ कुछ आई। डॉक्टर अंबेडकर ये ख्याल रखते थे, पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि इस देश में दलितों के पास तो जमीनें ही नहीं है, तो बटाई वाली खेती और इन सब चीजों को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते हैं। उस प्रसंग को पढ़ना चाहिए। मैं धनंजय कीर से उन चीजों को ले रहा हूं। वो क्या कहते हैं देखिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस देश में जो पट्टे की जमीन है वह दी जाए, खेत भूमि जोतने वाले काश्तकारों की गुलामी नष्ट की जाए। और वो ये कह रहे हैं कि एक जो कोंकण के खोती कानून एक आया था, ये 1937-38 की बात है, उसका विरोध करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि स्थानीय स्वराज कानून में सुधार किया जाए और जाति निरपेक्ष बुद्धि से मजदूरों और किसानों का सच्चा कल्याण करने की बात की जाए। फिर से दोहराऊंगा, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता हैं। ये मजदूर और किसान कौन है? मजदूरों का जो आंदोलन है बंबई में, मिल आंदोलन, उसमें मजदूर आंदोलन में वो कहते हैं कि कम्युनिस्टों की आलोचना करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर उस आलोचना के जरिए क्या कहते हैं कि कम्युनिस्ट केवल किसानों और मजदूरों के नाम पर आंदोलन करते हैं, लेकिन उनका विचार गरीब, मजलूम, अछूत किसानों मजदूरों के पक्ष में नहीं है। इसलिए बॉम्बे असेंबली के भाषण में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि ये आप लोग क्यों नहीं ये मांग करते कि ट्रस्टीशिप, सहकारी जोत की चीजों को क्यों ना लागू किया जाए? यह आपकी मांग में क्यों नहीं है? यह डॉक्टर अंबेडकर का सवाल है। दूसरा सवाल डॉक्टर अंबेडकर क्या पूछते हैं? वो ये कहते हैं कि सामूहिक खेती से जो भूमिहीन खेत है, वह भूमिहीन खेत किस तरह से वह भूमिहीन किसानों के पक्ष में जाएगा, ट्रस्टीशिप उसका काम करेगी। और कुछ उन्होंने प्रस्ताव दिए थे, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। इस किताब में उनके लेख हैं जो आपको मिलेंगे। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, इस लेख में आपको वो जिक्र मिलेगा। और छोटे किसान राहत विधेयक बिल पर जो बहस हो रही थी, वह बहस बॉम्बे असेंबली की बहस, वहां किसानों की दृष्टि मिलती है। तो बहुत, ये मैं सोर्स बता रहा हूं। अब आपको इन चीजों को समझना चाहिए। जाति निरपेक्ष बुद्धि से कैसे हम इनका भला कर सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आवास और वस्त्र का लाभ एक किसान और एक श्रमिक को क्यों न मिले। और आज के किसान क्यों, आज के किसान विशेषज्ञ सवाल पूछते हैं ना कि 108 प्रकार का जो भत्ता मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, किसानों को कुछ नहीं मिलता। अगर वे इस तरह कार्य कर सकें तो आवास और वस्त्र का लाभ हो सकेगा। राष्ट्र के लिए अनाज और अन्य संपत्ति का निर्माण करने वाले जो लोग हैं, वे कभी भूखे और नंगे कंगाल नहीं रहेंगे। श्रमिक और किसान, ये मजदूरों का श्रम मिल आंदोलन के उसमें जाते हैं। और इसी की पृष्ठ संख्या चिपलून से बंबई लौटने पर मजदूर यूनियन द्वारा जो कपड़ा मिलों की हड़ताल है, उसमें अंबेडकर कैसे शामिल होते हैं। और मजदूरों के लिए 1929 की बात है, और 1929 से 38 तक लगातार मिल मजदूरों का आंदोलन, किसानों के आंदोलन में यह सवाल लगातार अंबेडकर उठाते हैं। वही एक प्रसंग है जो आपको याद भी होगा कि किस तरह से कम्युनिस्ट नेताओं से वो सवाल पूछते हैं कि ये जो कपड़ा मिल में जो मुंह से धागा काटने वाला है, वो केवल सवर्ण, केवल ब्राह्मण कर रहे हैं और दलित उस पेशे में क्यों नहीं है? तो उन कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि अभी भी हमारे समाज में जात व्यवस्था है, इसलिए हम उसको पालन करते हैं, तो मजदूर बढ़ जाएंगे, श्रमिक बढ़ जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने वहीं पर कहा था कि आप जब श्रमिकों के
अंतर को नहीं समझते, तो आप कैसे श्रमिकों का कल्याण करेंगे। और वो प्रसिद्ध वाक्य अम्बेडकर का जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, भारत में केवल श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का भी विभाजन है। वैसे ही भारत में किसानों में सबकी मुश्किलें एक जैसी नहीं है, हर किसान अलग अलग मजबूर। अपने गांव में जाके देखिए ना, किसानों में पंपू सेट किसके पास होता है और तमाम चीजें क्या होती हैं। तो मजदूरों के लिए क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 289 मजदूर नेता धनंजय कीर लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तव में ब्राह्मणशाही और पूंजीवाद ये ही दो मजदूरों के सही दुश्मन हैं, और आज भी, और ये इस देश में सबसे ज्यादा हो रहा है इस समय आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी किस बात के लिए सबसे ज्यादा वो कर रहे हैं। चूंकि वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरे पास अगले 10 मिनट है, तो मैं 10 मिनट में संक्षेप में चीजों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। 12 फरवरी 1938 के भाषण का कोट कर रहा हूं मैं। भारत में ब्राह्मणशाही और पूंजीवाद मजदूरों के दो दुश्मन हैं। उस भाषण में अम्बेडकर ने आगे कहा कि ब्राह्मणशाही का अर्थ मैं ब्राह्मणों को मिली हुई सत्ता, उनके विशेष अधिकार व कल्याण के रूप में नहीं करता। उस अर्थ में मैं ब्राह्मणशाही शब्द का प्रयोग नहीं करता। मेरे मत के अनुसार स्वतंत्रता, समानता और बंधु भाव का अभाव यानी ब्राह्मणशाही। आज भी लोग चिढ़ जाते हैं कि ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर सीधे एक बात कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य में विश्वास नहीं रखता वो ब्राह्मणवादी है, और यही किसान और मजदूर के सबसे बड़े दुश्मन है। पूंजीवाद कहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात नहीं करता है। युवाल नोआ हरारी पीछे मेरे किताबों के रैक पर आपको देख पा रहे होंगे, सेपियंस, होमोडेयस और 21वीं सदी 21 सबक। इन 3 किताबों में सेपियन एक बात बड़ी खूबसूरत कहता है कि कैसे पूंजीवाद को एक नव उदारवादी नीति के तहत स्टैब्लिश किया गया, लाया गया। पूंजी को कहा गया कि पूंजी संकेंद्रित होगी, लेकिन लोकतंत्र को छद्म लोकतंत्र की तरह दिया जाएगा कि वोट देने का अधिकार है, तुम्हें बराबरी का हक दे दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा को वो भाषण नहीं पढ़ा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के बिना यह राजनीतिक बराबरी अधूरी है। इस अर्थ में स्पष्ट है कि ब्राह्मणशाही सभी वर्गों में अपरिमित रूप से विद्यमान है। ब्राह्मणशाही के उत्पादक ब्राह्मण ही हैं, तथापि उसकी सीमा ब्राह्मण समाज तक ही नहीं है। ब्राह्मणशाही के दुष्परिणाम केवल सामाजिक अधिकार, अंतरजातीय विवाह और सहभोज पर ही नहीं होते, बल्कि उसमें नागरिकों के अधिकार का भी इनकार होता है। ब्राह्मणशाही के सर्वदर्शी होने से आर्थिक क्षेत्र के मौके पर भी परिणाम होते हैं, असर पड़ता है। अब कोटेशन नहीं पढ़ूंगा, बहुत संक्षेप में पूरी बात कह देता हूं। कोटेशन बहुत जरूरी था इसलिए मैंने पढ़ा। और भाग 3 में मजदूर नेता के छोटे किसान राहत विधेयक बॉम्बे असेंबली में जो बहस होती है, और उसमें वो कहते हैं कि छोटे किसान किस तरह बर्बाद हो जाएंगे अगर किसानों को ऋण की सुविधा नहीं दी जाएगी, तो वो किसान कैसे बर्बाद हो जाएंगे। संपूर्ण वांग में भाग 2, संपूर्ण वांग में भाग 3, इन दोनों को पढ़िए। किसानों और मजदूरों के सवाल पर अम्बेडकर की समझ स्पष्ट होगी। तो समझ क्या है, फिर से किसानों के मसले पर डॉक्टर अंबेडकर की साफ समझ यह है कि वह यह कहते हैं कि कृषि सरकार का उद्योग होना चाहिए, सरकारी उद्यम होना चाहिए। और आज इन 3 कानूनों से क्या किया जा रहा है, सरकार अपनी भूमिका खत्म कर रही है। एमएसपी तोड़ो, एमएसपी छोड़ो, मंडी तोड़ो कानून, पहला बिल। मंडियां खत्म, सरकार की जिम्मेदारी खत्म। कैसे कैसे कहा जा रहा है, भ्रमाया जा रहा है कि अब तो प्राइवेट कंपनी भी रहेगी, उसकी मंडी में किसान जाके बेचे। डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे थे, सरकारी उद्योग होना चाहिए, राज्य का संरक्षण कृषि पर होना चाहिए। तो इसलिए किसान, आज किसानी को बचाने के लिए अंबेडकर के विचार कितने प्रासंगिक हैं। मूल और आवश्यक उद्योग, और एक श्रृंखला बताते हैं, बीमा का कानून, वित्तीय निगमों का कानून, वित्तीय निगमों का पूरा खांचा, बीमा अधिनियम, बीमा के नियामक प्राधिकरण, बैंकों की स्थितियां, उद्योगों की स्थितियां, हर उद्योग को, मिलों और मजदूरों, श्रमिकों की जब भी बात होगी तो अंबेडकर के वाक्य याद आएंगे कि इस देश में श्रम का मूल्य नहीं मिल रहा है, श्रमिकों के साथ अन्याय है, इसलिए सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो कृषि का राष्ट्रीयकरण और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण डॉक्टर अंबेडकर का मूल विचार था।
आज उन्हीं उद्योगों और मतलब श्रमिकों के हक को और किसानों के हक को कंपनियों और व्यापारियों के हाथों में सौंप दिया जा रहा है और राज्य अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रही है। LIC बेच दिया, याद है ना? बैंक में काला धन आएगा, नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, हर खाते में 15-15 लाख आ जाएगा। और अब बैंक में क्या आ गया? प्राइवेट बैंक सारा कुछ दे दिया। कितना भी मनमानी, पैसा आपका है, आप निकालेंगे तो उस पर कितना टैक्स लगता जा रहा है। आसान भाषा में समझिए, हम बुद्धिजीवियों की दिक्कत है कि हम लोग, बात बड़ी कठिन है लेकिन इसको गांव तक पहुंचाइए, इसको ले जाइए, लोगों तक समझाइए कि ATM से 3 बार पैसा निकालोगे, चौथी बार निकालोगे तो पैसा कटेगा। पैसा किसका? आपका। काट कौन रही है? सरकार। बैंक किसका है? आपका है। लेकिन बैंक क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि बैंक को निजी हाथों में दे दिया गया। इसको समझिए, निजी। जैसे आपके निजी स्कूलों में आपके बच्चे, आप लोग कहते हैं निजी स्कूल अच्छी चीज है भाई, जिसके जेब में पैसा वही ना अपने बच्चों को निजी स्कूल में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट जो है उद्योग में भेज रहा है। तो निजीकरण कैसे सबके हित में हो जाएगा? ये सब तो जिम्मेदारी राज्य की थी। तो डॉक्टर अंबेडकर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कृषि के राष्ट्रीय उद्योग की बात करते हैं कि सहकारी खेती की बजाय सरकार की खेती हो। तो जो भूमिहीन किसान है, आज इस आंदोलन में कहीं एक मध्यम आवाज आपको नहीं समझ में आ रही है कि जो भूमिहीन किसान है उनके आंदोलन तो नहीं है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले सक्षम किसान है, बावजूद इसके हमें इनका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जब सक्षम वाला भी मर जाएगा तो जो भूमिहीन वाला है वो तो कितना बर्बाद होगा, इसको नहीं समझ पाएंगे आप। तो सवाल बड़ा है। बीमा व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, राज्य अधिग्रहण कर ले और उचित मुआवजा दे। सरकार अधिग्रहण की गई भूमि को मानक आकार में भाग करके खेती के लिए ग्रामवासियों को पट्टे पर दिया जाए। आवंटित करे सरकार कि हर व्यक्ति को इतना इतना पट्टा मिल रहा है, आप इसमें जितना उत्पाद करेंगे वो उसके हिसाब से आपको मुनाफा मिलेगा और उससे आपको खाने का मौका मिलेगा, और उससे कुछ बेच करके राज्य के संरक्षण में आप बेचेंगे तो राज्य उसका मुनाफा आपको कमवाएगा। तो किसानी चौपट नहीं होगी। 70 साल में इस देश में नहीं किया गया ये काम, और आज जो थोड़ा बहुत किसानी बची हुई है उसको भी अब निजी कारपोरेट उद्योगपतियों अंबानी अडानी के हाथों में बेच दिया गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर प्रासंगिक है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं है, केवल संविधान की किताब हाथ में लिए हुए यूं उंगली दिखाते हुए एक मूर्ति का नाम नहीं है। और उन लोगों से डॉक्टर अंबेडकर को मत पहचानिए जो डॉक्टर अंबेडकर पर दूध उड़ेल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के लिए आरती गा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर पर फूल माला चला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नो, डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताबों में, अपने संपूर्ण वांग्मय में जिंदा है। किसान के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, तमाम चीजें। अब क्या किया? भूमि वाले सवाल पर बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं। कृषि भूमि को जाति धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के इस प्रकार बांटा जाए कि न कोई जमींदार हो, न साहूकार हो, न भूमिहीन हो। और आज जो कृषि जमीन है वहां कारपोरेट खेती का कानून लाया गया है। मजदूरों के, श्रमिकों के जो हक हुकूक है वो कंपनी के मालिकों के हक में दे दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये बात तब लिख रहे थे। सामूहिक खेती के लिए जो पैसा है, वित्त है, सिंचाई के लिए, कृषि उपकरणों के लिए, बीज, उन्नत बीज के लिए, खाद के लिए, यह सब सरकार उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। यूरिया के लिए आपके गांव में झगड़ा हुआ है कि नहीं? जिसका जुगाड़ है, सांसद विधायक का जिसका जुगाड़ है वो यूरिया पा जाता है कि नहीं? यूरिया की फसल, यूरिया का दाम बढ़ाया, आंदोलन हुआ तो यूरिया का दाम उतना ही किया, 5 किलो यूरिया घटा दी बोरिया में से। फिर भी आप कह रहे हिंदू धर्म खतरे में, चलो बचाने। ये यूरिया जो कम मिली ये हिंदुओं को भी कम मिली कि नहीं? जो अच्छे हिंदू थे, जो रोज पूजा पाठ करते हैं, हिंदू धर्म बचाने के लिए कभी कभी लिंचिंग में भी गए थे, लव जिहाद को रोकने जा रहे हैं आजकल, उन हिंदुओं को भी यूरिया कम मिली कि नहीं? उनकी खेती चौपट हुई कि नहीं? खोजिए यूरिया का दाम। तो अंबेडकर क्या कहते थे कि जो राज्य रहेगा वो खाद को, पानी को, सिंचाई को, जो उपकरण कृषि में लगेंगे उनको, उन्नत बीज को, और उसके बाद जो उपज पैदा हुई उसको संरक्षण देकर के कैसे उचित मूल्य पर बेचा जाए। तो जो हिंदू है उनका ये सब बर्बाद हुआ कि नहीं? सोचिएगा। जमीन पर आय जो होगी वो जमीन पर लगान, डिबेंचर धारी को भुगतान किए जाने वाला ब्याज, खेती को कैपिटल गुड उपलब्ध कराने वाला शुल्क, और पट्टेदारी के नियम को तोड़ने और खेती की अवहेलना करने वालों से अर्थदंड वसूला जाएगा।
और आसान भाषा में कहूं तो डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे कि पूरी खेती, पूरी किसानी, पूरा उद्योग राष्ट्र के संरक्षण में हो। और 2020 खत्म होने को है, राष्ट्र अपनी भूमिका खत्म कर चुका है। आपकी खेती को एक उद्योगपति, पूंजीपति निर्धारित करेगा कि आलू उपजाओगे तो वो आपसे शर्त लगाएगा कि चलो तुम्हारा आलू हम 8 रुपए किलो खरीदेंगे, और जब उपजा के ले जाएंगे आप बेचने, क्योंकि सरकारी मंडी खत्म हो गई है। यूपी, पूर्वांचल और बिहार में सरकारी मंडी खत्म है। बिहार के किसानों को 2009 में मंडी, सरकारी मंडी खत्म कर दी गई और कहा गया कि बिहार के किसान बहुत पावरफुल हो जाएंगे, और 15 साल बाद बिहार के किसान उसी हरियाणा और पंजाब में मजदूर बन के उनके खेतों में काम कर रहे हैं। आंख नहीं खुलती, भ्रम क्यों नहीं टूटता? तो ये जो पूरा कानून है वो कैसे एमएसपी को खत्म कर देगा, मंडी को खत्म कर देगा, और राज्य की जिम्मेदारी केवल यह रह जाएगी कि चलो हैदराबाद का भावनगर कर दो, भाग्यनगर कर दो, नाम बदलो, लव जिहाद बचाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। कहां ये देश जा रहा है? मिशन क्या था? राष्ट्र में राज्य की ताकत मजबूत हो, सरकार मजबूत हो, ताकि कोई बहुत जमींदार और कोई भूमिहीन न रहे। और आज ये तीनों कृषक कानून, ताकि राज्य मजबूत हो, ताकि किसी श्रमिक का श्रम का मूल्य न लूटा जाए। और आज ये क्या किया जा रहा है? इन सारी चीजों को इस कदर बर्बाद किया जा रहा है कि आपके सामने किसी भी तरह का न तो संरक्षण किसान को मिलेगा और न तो संरक्षण मजदूर को मिलेगा। जाते जाते एक दो बातें और कह के मैं अपनी बात अब पूरी करूंगा। बहुत सारी चीजें कह दी, तो कारपोरेट खेती वाली बात याद रखिएगा और तमाम चीजों को याद रखिएगा। मजदूरों वाले सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर का एक प्रसंग है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये मेरे नोट्स में है, और आपके कोई सवाल हो तो आप सवाल भी रखिएगा, मैं उसको भी शामिल करने की बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास केवल 5 मिनट बचे हैं। हाँ, क्या क्या किया था? 14 से 16 घंटे काम करने वाले श्रमिकों के लिए नए श्रम कानून बनाए थे कि 8 घंटे काम के घंटे तय किए गए। लेबर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, डॉक्टर अंबेडकर के लीडरशिप में बना था लेबर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये जो 3 कानून श्रमिकों के लिए इसी महामारी के, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि महामारी चल रही है, चुनाव करवा ले रहे हो, मंदिर का उद्घाटन करवा ले रहे हो, रैलियां करवा ले रहे हो, तब कोरोना नहीं है। जब आंदोलन कर रहे हैं किसान तो कोरोना है। मूर्ख समझे हैं आपको, क्योंकि हम मूर्ख बन रहे हैं, हम सवाल नहीं पूछ रहे। तो हम ये सवाल हम भूल गए हैं कि आज जो ये पैंडेमिक में 3 कृषक कानून, 3 श्रमिक कानून लाए गए हैं, इन सारी चीजों पर किस तरह से ये चीजें लाई गई हैं, वो कहां गया वो ख्वाब जो डॉक्टर अंबेडकर या फूले या पेरियार या लोहिया या चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल सिंह चौरसिया, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का था, किसानों, श्रमिकों, मजदूरों को लेकर। वो लेबर प्रोटेक्शन एक्ट चले कहां से थे, पहुंच कहां गए? समझिए, इसको समझिए। लेबर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और आज लेबर के प्रोटेक्शन को खत्म कर दिया। अब लेबर का प्रोटेक्शन उसका कंपनी का मालिक करेगा, यानी शेर के हाथ में हमने, शिकारी के हाथ में शिकार की सुरक्षा दे दी है। ठाढ़ा सिंह चराई गाई खाए, कबीर को याद करिए, कबीर दास को। सुरक्षा किसको देनी थी? रक्षक भक्षक बन जाएंगे। तो जो भक्षक है, जो शिकारी है, कंपनी का मालिक, पूंजीपति, उसके हाथ में आप मजदूर का सुरक्षा दे रहे हैं, उसके हाथ में। तो लेबर प्रोटेक्शन एक्ट से चले थे और 3 मजदूर श्रमिक कानूनों को बदल करके सारा हक दे दिया उस कंपनी के मालिक को। बीमार रहेंगे तब भी वो कंपनी का मालिक आएगा, कहेगा नौकरी करो, अगर छुट्टी ले रहे हो तो वेतन नहीं मिलेगा। 8 घंटे का काम नहीं लागू होता। हमें जरूरत है ज्यादा मेहनत की, क्योंकि हमें मार्केट में डिमांड है। तो अब कंपनी का मालिक कह देगा 12 घंटे काम करने का, और कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ओवर टाइम का इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कोई तरह का भत्ता नहीं मिलेगा। तो वो सारा कानून उनके हाथ में चला गया। तो चले थे लेबर प्रोटेक्शन एक्ट से। ख्वाब था डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार, तमाम लोगों का, किसानी का राष्ट्रीयकरण, मजदूरी का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। और आज 2020 में खड़े हैं, खेती, किसानी, मजदूरी, तीनों का पूंजीपतिकरण हो चुका है। खत्म सामाजिक न्याय, यही सामाजिक न्याय है। लेबर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म, वेतन भत्ता का निर्धारण सरकार करेगी। इन तीनों श्रमिक कानूनों से पूरी तरह से वो खत्म है। पहले भी खत्म था, लेकिन अब पूरी तरह से खत्म है।
ग्रेड पे ग्रेचुइटी, पीएफ जैसे फंडिंग जो होंगे उनको रेगुलेट करेगी सरकार। अब सरकार ने वो भी हक दे दिया है पूंजीपतियों को। ये सारी चीजें जो श्रमिकों के लिए किया गया था, वुमेन लेबर वेलफेयर और संपत्ति में अधिकार, तमाम चीजें जो लेबर प्रोटेक्शन के तहत की गई थी वो सारा खत्म की जा चुकी हैं। तो अंतिम बात केवल यह है, इन तमाम किताबों और दस्तावेजों की बजाय आसान भाषा में समझिए तो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि खेती किसानी राज्य के संरक्षण में हो, और आज खेती किसानी को पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और अंबानी अडानी के हाथों में सौंप दिया गया है। इसीलिए किसान विरोध कर रहे हैं, और जहां खत्म हो गए किसान वहां विरोध नहीं हो पा रहा है। कोई किसान अपने बच्चे को अब कभी नहीं कहता कि वो अपने बेटे को भी किसान बनाएगा। अरे हम लोग तो श्रमशील श्रमजीवी जातियां हैं, और ये नई शिक्षा नीति लाने वाला ये जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी मीडिया में बैठ के कहता है कि हमारी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, हम प्राथमिक शिक्षा से ही विद्यार्थी को यह सहूलियत देंगे कि तुम्हें टोटी बनाने का, पंचर जोड़ने का, बढ़ई का, लोहार का, कुम्हार का, नाई का काम सिखाया जाएगा। नहीं सीखना, हमारे पुरखों ने ये सब सीखा था, तब तो तुमने उनको शिक्षा नहीं दी। जो श्रमजीवी जातियां थी उनको शिक्षा से दूर रखा। अब जब हम शिक्षा पाकर के कुछ नौकरी, कुछ ज्ञान की सत्ता प्रतिष्ठानों तक जाना चाह रहे हैं, तो फिर से तुम हमें टोटी और बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई बनाना चाह रहे हो? नहीं। तो नई शिक्षा नीति भी इसी महामारी में आई है, याद रखिएगा। वैसे ही मजदूरों का संरक्षण इसी महामारी में खत्म किया जा चुका है, और किसानों का संरक्षण मंडी तोड़ो, एमएसपी छोड़ो कानून से, जमाखोरी, कालाबाजारी बढ़ाओ कानून से, और कारपोरेट खेती कानून से खत्म किया जा चुका है। प्रेमचंद का हल्कू, प्रेमचंद का होरी अब खेत मजदूर से मजदूर, भूमिहीन मजदूर बन जाएगा। और पहले ही इस देश में दलितों के पास 1% से भी कम जमीनें हैं, तो दलित तो वैसे ही बर्बाद हो गए, जमीनें नहीं है उनके पास। कल्पना करिए कि डॉक्टर अंबेडकर के ख्वाब अगर पूरे हुए होते, राष्ट्रीय उद्योग होता खेती, पट्टा आवंटित किया जाता हर व्यक्ति को, तो कोई भूमिहीन रहता क्या? और सामूहिक खेती से सबको उत्पाद मिलता, सबको उत्पादन में शामिल होने का मौका मिलता, और उस उत्पादन का समान वितरण होता। और आज ये सब कुछ उत्पादन कारपोरेट खेती करेगी। तो ये है पूरी विडंबना। इस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। मैंने जो देखा है, नजर रखी है, ये कोई सवाल जैसा कोई मामला मेरे सामने नहीं आया है। डॉक्टर अंबेडकर को पूजने की बजाय, डॉक्टर अंबेडकर की भक्ति करने की बजाय, डॉक्टर अंबेडकर को जीने की कोशिश किया जाए। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के लिए जरूरी है कि हम डॉक्टर अंबेडकर के उन ख्वाबों को जीने की कोशिश करें जिनकी वजह से आज हम लोग अपने हक हुकूक के लिए लड़ पा रहे हैं, अपने हक हुकूक के लिए जी पा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने विचारों के साथ, डॉक्टर अंबेडकर अपने ख्वाबों के साथ, अपने उसूलों के साथ हमारे साथ है, हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि विचार कभी नहीं मरते। और डॉक्टर अंबेडकर खुद नायक पूजा के विरोधी थे। हम सहमत भी हो सकते हैं फूले से कहीं कहीं, पेरियार से कहीं कहीं, अंबेडकर से कहीं कहीं, लेकिन आज जरूरत है डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की, जीने की और अपने संघर्षों को लड़ने की, क्योंकि जिस दौर में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी वो दौर भी कोई आसान नहीं था। तो घबराएं नहीं, लड़ने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, जहरीले लोगों से बचें। हिंदू मुसलमान ये आपका विषय नहीं है। खेती, किसानी, मजदूरी, श्रमिक, कामगार ये आपके विषय है। और इन मिशन पर अगर हम काम कर पाए, जैसा काम सामाजिक न्याय मंच, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार कर रहा है, तब हम डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनको जी सकते हैं और उनके सपनों का भारत बना सकते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।